दोस्तों, आपके अनुसार कोई व्यक्ति किसी के साथ लंच करने के लिए कितना पैसा खर्च कर सकता है? आप कहोगे 10,000, 20,000, 1,00,000 या ज्यादा से ज्यादा 2,00,000। लेकिन क्या आपको पता है कि मोहनीश पाबराई, जो दुनिया के जाने माने इन्वेस्टर है, वे वॉरेन बफेट के साथ सिर्फ लंच करने के लिए पूरे 4,86,00,000 रुपए खर्च करने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन उन्होंने ऐसा किया क्यों? आइए जानते हैं खुद मोहनीश पाबराई की लाइफ स्टोरी से। मोहनीश पाबराई बताते हैं कि जब वे स्कूल में थे तब उनकी क्लास में टोटल 65 बच्चे थे, जिनमें से हमेशा ही उनकी रैंक 62 नंबर पर आती थी। लेकिन एक दिन उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद उनकी लाइफ ही बदल गई। एक बार उनकी क्लास को पढ़ाने के लिए स्कूल में एक नई टीचर आई थी, जिन्हें मोहनीश की थिंकिंग प्रोसेस बड़ी ही इंटरेस्टिंग लगी और उन्होंने मोहनीश की बड़ी तारीफ की। उन्होंने मोहनीश को कहा कि तुम्हारा IQ तो कम से कम 180 से 200 होना चाहिए। यू आर सो इंटेलिजेंट। मोहनीश बताते हैं कि बस उस दिन के बाद से ही उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया और वे खुद को बहुत स्पेशल समझने लगे। कमजोर से कमजोर व्यक्ति का भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है, बस उसे प्रेस करने के लिए और भरोसा जताने के लिए एक पर्सन की जरूरत होती है। ऐसा ही कुछ हुआ मोहनीश के साथ। कॉलेज खत्म करने के बाद मोहनीश ने एक कंपनी में जॉब की। फिर उसके बाद उन्होंने एक खुद की टेक्नोलॉजी कंपनी खोली जिसका नाम रखा ट्रांसटेक, वो भी क्रेडिट कार्ड से $70,000 का उधार लेकर। लेकिन उनका ये बिजनेस कुछ खास नहीं चला। फिर उन्होंने सोचा क्यों ना इन्वेस्टमेंट की दुनिया में अपना हाथ आजमाया जाए। तभी से मोहनीश ने इन्वेस्टमेंट की सारी जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दी और वे वॉरेन बफेट को मन ही मन अपना गुरु मानने लगे। वे वॉरेन बफेट से इतना इंस्पायर थे कि उन्होंने वॉरेन बफेट को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ और इसके बदले मुझे कोई सैलरी नहीं चाहिए, उल्टा मैं आपके सारे काम फ्री में करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वॉरेन ने उनका ये ऑफर स्वीकार नहीं किया और जवाब देते हुए कहा, डियर मोहनीश, मैंने बहुत सोचा लेकिन मैं अपना बेस्ट काम अकेले ही करता हूँ, इसलिए थैंक यू फॉर द ऑफर। इसके बाद भी मोहनीश दुखी नहीं हुए, बल्कि उन्हें तो वॉरेन की इस बात से और इंस्पिरेशन मिली कि आप अपना बेस्ट काम अकेले ही कर सकते हो, और वो लग गए वॉरेन बफेट के बारे में और जानकारी इकट्ठी करने में। उन्होंने वॉरेन के ऊपर लिखी सारी किताबें पढ़ डाली और वो सारे लेटर्स जो वो अपने शेयर होल्डर्स को लिखते थे वो भी पढ़ डाले, ताकि उनके और उनके इन्वेस्टमेंट करने के तरीके के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सके। उनकी कड़ी मेहनत और वॉरेन बफेट के नक्शे कदम पर चलकर आज मोहनीश पाबराई खुद एक बिलियनियर बन गए हैं। अपनी इस जर्नी के दौरान उन्होंने 7 ऐसे स्टेप्स सीखे हैं जिन्हें फॉलो करके दुनिया का कोई भी व्यक्ति अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को सक्सेसफुल बना सकता है। तो चलिए देखते हैं इन 7 स्टेप्स के बारे में। स्टेप नंबर 1, फोकस ऑन बिगेस्ट बेट्स। मोहनीश कहते हैं कि अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत करने से पहले आपको 5 से 10 ऐसे लोगों की लिस्ट निकालनी चाहिए जो देश के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद आपको ये चेक करना है कि इन लोगों ने किस कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। यानी कि कुल मिलाकर हमें सबसे पहले जाने माने इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो रीड करना है। इसके लिए अगर आप चाहे तो मनी कंट्रोल का यूज कर सकते हैं या उस जैसे किसी और ऐप या वेबसाइट का यूज कर सकते हैं, जहां पर आपको दुनिया के जाने माने इन्वेस्टर्स की लिस्ट मिल जाएगी और साथ में आपको इस बात की भी जानकारी मिल जाएगी कि उन लोगों ने अपने पैसे का कितना % किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है। मान लीजिए कि आपके पसंदीदा इन्वेस्टर्स में से एक है लेट श्री राकेश झुनझुनवाला, तो अब आपको उनका पोर्टफोलियो चेक करना है और आपको यहाँ पर उनके सारे इन्वेस्टमेंट्स को जानने या गौर करने की जरूरत नहीं है। आपको तो बस उनके पोर्टफोलियो के टॉप 3 से 4 ऐसे शेयर्स को नोट कर लेना है जो उनके पोर्टफोलियो का 50% हिस्सा ओन करते हैं। इसी तरह आपके जितने भी फेवरेट इन्वेस्टर्स हैं उनके 3 से 4 टॉप शेयर्स को अपने पास नोट करके रख लेना है, क्योंकि इन्हीं कंपनीज में से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी कंपनी ट्रस्टवर्दी और आपके लिए बेस्ट है और कौन आपको बेहतर से बेहतर रिटर्न कमाकर दे सकती है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, मोहनीश का कहना है कि नोटेड शेयर्स को देखते हुए अपने आप से एक सवाल करना बिल्कुल भी मत भूलना, और वो सवाल है, इज इट इन माई सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। यानी कि आपके फेवरेट इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में जो टॉप कंपनीज है उनमें से ऐसी कौन कौन सी कंपनीज है जिनका बिजनेस मॉडल हमारे समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है और आप एक IT कंपनी में काम करते हैं और आपके फेवरेट इन्वेस्टर की लिस्ट में भी टॉप पर एक IT कंपनी है, तो ऐसे में आपके लिए ये बेहतर ऑप्शन है कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए उस IT कंपनी को चुनें,
क्योंकि एक तरफ तो आपको ये श्योरिटी मिल गई कि दुनिया के जाने माने इन्वेस्टर इस कंपनी में अपना बड़ा अमाउंट लगा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कंपैरेटिवली सेफ है। दूसरा, आप भी उसी सेक्टर में काम करते हैं तो आपको भी एक जनरल आइडिया होगा कि कौन सी आईटी कंपनी बेस्ट है और किसका फ्यूचर सबसे अच्छा होने वाला है और किस कंपनी का अपने स्टाफ, एम्प्लॉय और वर्कर्स के साथ अच्छा व्यवहार है, क्लाइंट्स के साथ उनका हिसाब किताब कैसा है, मार्केट में लोगों को उस कंपनी पर ट्रस्ट है या नहीं। ये सब वे चीजें हैं जिनके बेसिस पर आप आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि उस कंपनी का फ्यूचर क्या होने वाला है और आपका उसमें इन्वेस्ट करना सही रहेगा या नहीं। स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट व्हाट इट इज वर्थ। यानी कि किसी भी बिजनेस की एक्चुअल वैल्यू कितनी है वो आपको पता होना चाहिए। अब इसके लिए 3 मेथड्स है, पीई एनालिसिस, पीईजी रेशो और डीसीएफ। आइए इन्हें भी समझ लेते हैं। फर्स्ट मेथड, पीई एनालिसिस। पीई मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशो। ये एक तरीका है जिसमें हम किसी कंपनी के शेयर की कीमत की तुलना उसकी कमाई से करते हैं। मान लीजिए अगर एक कंपनी का शेयर 100 रुपए का है और उस कंपनी के प्रति शेयर की कमाई 10 रुपए है तो पीई रेशो 10 होगा। यानी कि आपको 1 रुपया कमाने के लिए 10 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे उस कंपनी में। पीई रेशो ये बताता है कि इन्वेस्टर को 1 रुपए की कमाई के लिए कितने रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। सेकंड मेथड, पीईजी रेशो। पीईजी रेशो का फॉर्मूला है पी रेशो डिवाइडेड बाय अर्निंग्स ग्रोथ रेट। एग्जांपल के लिए मान लीजिए अगर किसी कंपनी का पीई रेशो 20 है और उसकी अर्निंग्स ग्रोथ रेट 10% है तो पीईजी रेशो 2 होगा। अगर किसी कंपनी का पीईजी रेशो 1 से कम है तो वो शेयर सस्ता माना जाता है और अगर 1 से ज्यादा है तो महंगा माना जाता है। थर्ड मेथड, डीसीएफ। डीसीएफ मतलब डिस्काउंटेड कैश फ्लो। ये एक तरीका है जिससे हम किसी कंपनी के भविष्य के कैश फ्लो की वैल्यू निकालते हैं। इसमें हम ये जान सकते हैं कि कंपनी को भविष्य में मिलने वाला पैसा करंट टाइम में मिलने वाले पैसे से कम होगा या ज्यादा। अगर डीसीएफ की वैल्यू शेयर की वर्तमान कीमत से ज्यादा है तो शेयर अंडर वैल्यूड है, यानी कि सस्ता है। वहीं अगर डीसीएफ की वैल्यू कम है तो कंपनी ओवर वैल्यूड है, यानी कि महंगा है। तो यही वो 3 मेथड है जिनसे आप किसी भी बिजनेस की एक्चुअल वैल्यू पता कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, स्टेप नंबर 4, डिवाइड द एक्चुअल वैल्यू ऑफ शेयर बाय 2। शेयर की एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालनी है वो तो हमने स्टेप 3 में देख लिया। अब शेयर की जो एक्चुअल वैल्यू आ रही है उसे 2 से डिवाइड कर देना है। इस कंसेप्ट को फाइनेंस की दुनिया में मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। यानी अगर स्टेप नंबर 3 में हमारी कैलकुलेशन में कोई गलती भी हो जाती है तो इसके बावजूद भी हमारा इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगा। नेक्स्ट, स्टेप नंबर 5, जिसमें मोहनीश कहते हैं कि अब हमें ये देखना होगा कि पिछले यानी कि 4th स्टेप में जो कंपनी का वैल्यू हमने निकाला है वो एक्चुअल में यानी कि करंट टाइम में उस कंपनी की जो प्राइस है उससे कम है या ज्यादा है। अगर कम है तो हम उसे नेक्स्ट स्टेप पर ले जाएंगे। वहीं अगर प्राइस उस वैल्यू से ज्यादा है तो फिलहाल के लिए उस कंपनी को ड्रॉप कर देना है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है XYZ। अब हमने स्टेप नंबर 3 के अकॉर्डिंग उस कंपनी की एक्चुअल वैल्यू निकाली जो है 1000। देन अकॉर्डिंग टू स्टेप नंबर 4, 1000 डिवाइडेड बाय 2, 500। यानी कि उस XYZ कंपनी के शेयर की प्राइस 500 से कम होनी चाहिए। लेकिन जब आपने मार्केट में उस कंपनी की एक्चुअल प्राइस चेक किया तो उसका प्राइस 1200 था, जो 500 से बहुत ज्यादा है। इसलिए फिलहाल के लिए उस XYZ कंपनी को ड्रॉप कर देना ही सही रहेगा। मोहनीश कहते हैं कि ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि फ्यूचर में हमारा पैसा बिल्कुल भी बर्बाद ना हो। नेक्स्ट, स्टेप नंबर 6, रीड अबाउट द बिजनेस। मोहनीश का कहना है कि स्टेप नंबर 5 के बाद जो भी कंपनी बचती है तो अब उस कंपनी के बारे में सब कुछ पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। आपको उस कंपनी के बिजनेसेस के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना होगा और एनालिसिस करना होगा। इसके बाद आता है लास्ट स्टेप नंबर 7, टेक अ डिसीजन। मोहनीश कहते हैं कि स्टेप नंबर 6 में जब आप उस कंपनी के बिजनेस के बारे में पूरा एनालिसिस कर लेते हैं और रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो आप फाइनली उस कंपनी के स्टॉक्स खरीद सकते हैं। इस तरह से आपको सबसे बेस्ट कंपनी भी मिल जाती है और आपके पैसे डूबने के चांस भी काफी कम हो जाता है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू नहीं किया है पर जल्दी से शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत होगी। डीमैट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।